हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं और वो होगा बिहार एसएससी के लिए, जो कि 10+2 होने वाला है। इसका हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे इम्तहान का, राइट। इसमें हमारा ये पहला टेस्ट होगा। इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली और फर्दर टेस्ट कराएंगे आपको। तो ये हमारा पहला टेस्ट होगा। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, जेम्स मिल द्वारा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। वो पहले लेखक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो जो आपका एंशियंट था उसको हिंदू में, मतलब पूरे हिस्ट्री को 3 भाग में, वैसे समय जो हिंदुओं के द्वारा शासन किया गया, और दूसरे काल को वैसे समय में जब मुसलमानों के द्वारा शासन किया गया, और तीसरा इतिहास का वो हिस्सा जब भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन रहा। तो कुल हिस्ट्री को उन्होंने 3 भागों में बांटा। किसने? जेम्स मिल ने। और उनकी किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक चरण में विभाजित नहीं किया था। एक बात याद रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जो कि अफगान रूलर था। और इसमें मराठा क्या हुए थे? पराजित हुए थे। अंग्रेजों द्वारा किस गवर्नर जनरल के तहत सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था वारेन हेस्टिंगसन के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स 11 नवंबर 1813 को इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में शपथ लिया था, और इनके कार्यकाल में ही सर्वोच्चता की नीति अपनाई गई थी। तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1936 ईस्वी में। लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके अध्यक्ष थे, और एनजी रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे। भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था दोस्तों सर बेनेगल नरसिंह राव। एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनयिक और राजनेता थे, जिन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में इनकी जो भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन? नाम याद रखेंगे, सर बेनेगल नरसिंह राव। उन्होंने अन्य देशों में प्राप्त राजनीतिक प्रणालियों के गहन अध्ययन के आधार पर पृष्ठभूमि पत्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? BN राव। इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज को परिवर्तित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ये बना था राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू करने वाला ये पहला राज्य था, और ये हुआ था नागौर जिले में, आंध्र प्रदेश के। और आंध्र प्रदेश के नहीं, राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। तो पहला कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। दूसरा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? तो सबको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो जिला योजना समिति होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जिसको हम कहते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वही होते हैं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो ये बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 को। ये भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा दोनों कहा है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत के साथ मुस्लिम बहुसंख्यक स्वायत्त क्षेत्र का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल।
तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यही मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा था, लेकिन 1930 में मुस्लिम लीग को अपने अध्यक्षीय भाषण में कवि ने उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता की भी बात करी थी। राइट, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी और लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 से 26 के बीच। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। और ऑफ कोर्स इसमें ब्रिटिश की ही विजय होगी कि बर्मा तब इतना मजबूत नहीं हुआ करता था, इवन आज भी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। भारतीय और इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये मीटिंग पटना में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो बिरसा आंदोलन के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, अंग्रेजों की भूमि नीतियां, साहूकारों का दमन, सेना में जबरदस्त भर्ती, मिशनरों की गतिविधियां। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आंदोलन द्वारा मुंडाओं द्वारा अनुभव की गई कठिनाई के जड़ के रूप में जो पहचान किया गया था वो था कि ब्रिटिश भूमि सौदों द्वारा जनजातीय प्रथागत भूमि व्यवस्था को नष्ट किया। हिंदू जमींदार और ऋणदाता उनकी संपत्ति कब्जा कर रहे थे। मिशनरियों ने मुंडा की पारंपरिक संपत्ति की निंदा की थी। तो कौन सा सही नहीं है? तो सी हो जाएगा आपका, सेना में जबरदस्ती भर्ती। देखिए, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 356 के तहत। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो जनरली 3 स्तर होते हैं, हालांकि पश्चिम बंगाल में 4 स्तर है। तो वहाँ एक जिला पंचायत एक आ जाता है जिला परिषद के नीचे, तो वहाँ एक 4 स्तरीय, वैसे भारत में 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1954 में भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत मूल रूप से इसे स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। वर्तमान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 11 है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना ये किन 2 राज्यों के बीच या 3 राज्यों के बीच है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये एक बहुउद्देशीय पनती घाटी परियोजना है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसके उपक्रम हैं, यानी कि उनसे इनको लाभ होता है या उसके साझेदार हैं। इसके अंतर्गत आखड़ा और नांगल 2 स्थानों के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक ना, जिसे हम भाखड़ा नांगल के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। हालांकि इसको अमेंड किया गया है 2019 में और 2021 में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देते हुए कई राज्य सरकारों ने ये अधिनियम पारित किया था। उसी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित किया गया था। आम चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो सके, तो कुल वैध मतों का 1/6 भाग भी अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्ती हो जाती है। और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, यानी कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट PRA 1951 के तहत
ये होना चाहिए वैध मतों का 1/6 भाग। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। ये आपसे पूछ रहा है वैश्विक स्तर पर, न कि देश के स्तर पर। तो नॉर्मन ई बोरलांग जो थे, उनको वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इनका जन्म जो है 1914 में अमेरिका में हुआ था, लेकिन इन्होंने काम किया था मैक्सिको में। तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा, कहाँ के थे और कब थे, आप ये भी याद रखेंगे। 1914 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये अमेरिकी मूल के, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था वो मैक्सिको था। भारत में एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो टीन उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में टीन खनन से संबंधित सभी 6 कंपनियां, एक सार्वजनिक है तथा 5 निजी क्षेत्र की हैं। याद रखेंगे, टीन से रिलेटेड 6 कंपनियां हैं जिसमें से एक सार्वजनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में ना, ये दूसरा स्थान है, चीन के बाद है। विश्व के कुल सब्जी उत्पादन का में भारत का हिस्सा 10.8% है। तो सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ उपजती है? चीन में, उसके बाद भारत में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो क्या है ये? अप्सरा है। ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन जो है ये अगस्त 1956 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कृषि को काटने और जलाने की प्रथा को किस रूप में जाना जाता है? तो देखो, इसको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि, जिसे काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो भारत में ज़्यादातर ये असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के राज्यों में देखने को मिलता है। तो स्थानांतरित कृषि, झूम कल्टीवेशन। कौन सी परत बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त होता है? लगभग मुक्त होता है। तो देखिए, जो समताप मंडल होता है वो क्षोभ मंडल से ऊपर होता है। तो सारी घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जो समताप मंडल होता है वो इन सब घटनाओं से मुक्त होता है। यही कारण है कि समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की एक परत होती है। राइट। स्वच्छ भारत का अभियान कब प्रारंभ किया गया है? तो स्वच्छ भारत का अभियान जो है 15 सितंबर 2018 से ये शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर बी हो जाएगा आपका। के एन राज उन विशेषज्ञों के एक समूह में एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी? नाम रखिए, याद रखिए, के एन राव। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना के जो दस्तावेज थे उनके मुख्य वस्तुकारों में से ये एक थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। के एन राज प्रथम पंचवर्षीय योजना के वस्तुकारों में से एक रहे हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में ये पारित किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके तहत जो बेगार था उसको गैर कानूनी और दंडनीय अपराध माना गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जनेवा में है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। पहले ये गाट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? तो ये 2000 ईस्वी में अपनाया गया। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। इस नीति में 3 उद्देश्य, 4 नई संरचनाएं समेत जनसंख्या से जुड़े अनेक मुद्दे और लक्ष्य शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करना है। तो ये आपको दिया गया है देश और संबंधित एक हवा का नाम कह लीजिए, ठंडी हवा या फिर तूफानी हवा, उसका नाम आपको है। तो बताना है कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कौन सी हवा है।
देखिए ऑस्ट्रेलिया में विली विली होता है और चीन ताइवान में टाइफून होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? विली विली। तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली हो जाएगा, चीन में टाइफून हो जाएगा। भारत में हम जनरली इसको चक्रवात कहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2341, 2341 सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई तक या गहराई के साथ साथ लवणता तेजी से बढ़ती हो उसको कहते हैं हेलोक्लाइन। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत को कुल कितने कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कुल 15 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो भारत के योजना आयोग के द्वारा ये किया गया था। कृषि जलवायु क्षेत्रों को मिट्टी, जलवायु, भूगोल और अन्य कारकों के अनुरूप ये वर्गीकरण किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। सही आंसर डी हो जाएगा। 1993 में सेबी का गठन किया गया था। इसने अप्रैल 1993 में परिचालन शुरू किया। शुरुआत में एक थोक ऋण बाजार के रूप में और इसके बाद 1994 में नकदी बाजार खंड में इसकी शुरुआत की गई थी। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संसाधन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नोएडा में हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन बी। निम्न में से किस एक यौगिक में सिल्वर मौजूद नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में। ठीक है, 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा। देखो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो जिंक होता है, कॉपर होता है और निकेल होता है। ये मिश्र धातु है इन तीनों का। यह चांदी की तरह चमकदार होता है, इसीलिए इसको हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। जबकि हॉर्न सिल्वर AgCl को कहते हैं। रूबी सिल्वर जो है वो Ag2S AsA3, लूनर कास्टिक को AgNO3 के नाम से जाना जाता है और इन सब में सिल्वर मौजूद होता है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सोडियम बेंजोएट है। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। इसका जो है विलियन, फलों के रस, स्क्वैश, जैम, जेली, अचार आदि के परिरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। अंगोरा ऊन निम्न में से किन से प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है। जबकि अंगोरा बकरे से प्राप्त ऊन को मोहायर नामक चमकदार फाइबर का उत्पादन किया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बाजार मूल्य पर ये आपका राष्ट्रीय आय पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे हम? तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। RN मल्होत्रा समिति जो है किससे संबंधित थी? तो ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। ये RBI के पूर्व गवर्नर थे। RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था और इसे वित्तीय क्षेत्रों में किए गए सुधारों को पूरक माना गया। और ये बीमा क्षेत्र में 1993 में ये गठित किया गया था, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होती है, तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो अल्फा केरोटीन प्रोटीन जो है दोस्तों ये पाई जाती है आपकी त्वचा में। एक प्रकार का प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, सींग, स्तनधारी, पंजे, नाखून, त्वचा की एपिडर्मिस परत में ये प्राथमिक घटक के रूप में ये मौजूद होता है। जो अल्फा केरोटीन है ये अत्यधिक मजबूत होता है। इसका निर्माण जो है अमीनो एसिड के द्वितीय संरचना से होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्वचा में। निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए विटामिन ए प्रजनन क्षमता कम हो जाती है इसकी कमी से। वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन आदि में विटामिन ए पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि
नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देती है। शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे प्यूसिका, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, टेस्टिस, ओवरी, पीनियल और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं और थाइमस। ये सब आपका एंडोस्राइन ग्लैंड हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, COCl का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, सही आंसर बी हो जाएगा। ये प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को कम करता है, इसलिए रक्त की कमी हो जाती है। क्लोरोक्वीन, क्विनाइन या पेल्यूड्रीन आदि दवाओं का उपयोग करके मलेरिया का उपचार किया जाता है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है दोस्तों? तो तरल चीज़ों में आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। ये कहता है कि जल के द्वारा वस्तु के विस्थापित भार के विपरीत लगता है ये। तो क्या हो जाएगा? तरल में। तरल का मतलब फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। सांस लेने और छोड़ने वाली हवा में क्रमशः ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए, लेते हैं तो 21% रहता है और जब छोड़ते हैं तो 16.4% रहता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जब हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी रहती है एटमॉस्फेयर में 0.04% होता है, लेकिन जब आप छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% हो जाती है। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन और जो है जैसे अंदर जाता है वैसे बाहर निकल आता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। विद्युत हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक उच्च होता है। मतलब गलनांक और प्रतिरोध दोनों हाई होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए 2023 रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर आर रवि कंचन को, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कछार कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आर रवि कन्नन को 2023 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डॉक्टर आर रवि कन्नन। थ्रू द ब्रोकन ग्लास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है TN सेशन के द्वारा। थ्रू द ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी। आपको पता होगा कि TN सेशन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे 1990 से 1995 के रूप में, और भारतीय चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर के इनको आज भी याद किया जाता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सी हो जाएगा, थ्रू द ब्रोकन ग्लास TN सेशन। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार 2022-23 में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश था और इसकी कुल हिस्सेदारी 15.7% थी। ठीक ना। इसके बाद नंबर आता है आपका राजस्थान का 14.44%। उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्रिया नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य से संबंधित है? तो ये असम से रिलेटेड है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलारूस की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? मिन्स्क। राइट आंसर डी हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बाकू अजरबैजान की राजधानी है और सुक्रे बोलीविया की राजधानी है। ठीक है ना, ये बोलीविया की है, ब्रुसेल्स एक बार फिर से बेल्जियम की, बाकू अजरबैजान की और मिन्स्क बेलारूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? यानी कि लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो होता है दोस्तों, ये दूरी का माप होता है, इससे दूरी की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है।
तो एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। EEG का संबंध किससे है? तो EEG के द्वारा मस्तिष्क के सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होते, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, उनकी जगह कोशिका झिल्ली होती है। 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ईरानी कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये इंडिया में होता है, क्रिकेट से संबंधित है ये। और ये रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 साल पूरे होने के अवसर पर इसका नामकरण शुरू किया गया था। 1959-60 में ये शुरू किया गया था और इसका नाम जो है ZR ईरानी के नाम पर रखा गया था, जो कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वेजियन लेखक जॉन फासे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया, जो कि अनकही को आवाज देते हैं। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉन फॉसे। ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो देखो, ब्राजील की राष्ट्रीय मुद्रा है रियाल। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कौन सा देश लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? तो फिनलैंड को कहते हैं, और इसमें लगभग 1,80,000 से अधिक झीलें हैं फिनलैंड को। ठीक है दोस्तों। और आइसलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ फायर एंड आइस। लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है इसको, आइसलैंड को। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO का अध्यक्ष बन गया है, इस वर्ष के लिए बना है? क्वेश्चन नंबर 68। चलो दोस्तों, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर बताओ कमेंट करके। ठीक है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से संबंध रखती है अदिति, और इन्होंने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, और इस स्पर्धा में भाग लेने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक रही। टोक्यो ओलंपिक में अदिति ने चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पुलित्जर पुरस्कार जो है, या प्रिट्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये वास्तुकला के लिए दिया जाता है प्रिट्जर पुरस्कार। ये उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा, दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। इसकी स्थापना शिकागो के प्रिट्जर परिवार ने 1979 में अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी। इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन से संबंधित है। इसी दिन 1928 ईस्वी में जो भारत के भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी में खोज के लिए, जो कि रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ये 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो है ये जैव सुरक्षा से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये 19 जनवरी 2000 को इसको स्वीकार किया गया था और 2003 में लागू किया गया था। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौते से है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान का पौधा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। बाकी चना, मटर और सेम ये सब दलहन की श्रेणी में आते हैं, तो इन सब में ये पाए जाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? अभी हमने इस कुछ वक्त पहले बताया था कि ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। आगे बढ़ेंगे तो वायु एक क्या है? तो वायु एक गैसों का मिश्रण है। सही आंसर बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसमें कौन कौन से मिश्र धातु मिले हुए हैं? तो आयरन सबसे ज़्यादा होता है 89%। देखिए आयरन जो होता है वो 89% सबसे ज़्यादा होता है, 89.4 होता है एक्चुअल में। और क्रोमियम 10% होता है। उसके बाद मैग्नीज जो है 0.35% होता है और कार्बन 0.25% होता है। ठीक है, तो क्या क्या होगा? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होगा आपका रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। देखिए कहता है कि संबंधित शब्द अक्षर को आपको पहचानना है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, राइट। संगमरमर किससे बनता है? स्लेट से बनता है, तो नीस किससे बनेगा? तो ये हो जाएगा रूपांतरित चट्टाने हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नीस बनता है किससे? क्वार्टजाइट से। 77 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए सही क्रम में क्या हो गया कि मच्छर, उसके थ्री, उसके बाद मच्छर के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद टाइगर, टाइगर के बाद हाथी, हाथी के बाद वेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 32415। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में दिए गए शब्दों के अर्थपूर्ण अनुक्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर बाद में कौन आएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ए। पहले पांचवा, दूसरा, चौथा, तीसरा और 1। ये आप करके देख सकते हैं। अब बताना है कि 26 5 से कैसे रिलेटेड है, उसी तरीके से 65 किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका। देखिए ये क्या किया गया है कि इसका स्क्वायर करके एक जोड़ा गया है, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो और एक जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये इससे ऐसे रिलेटेड है, इस वर्ड से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? तो आप देखिए के बाद जे आया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बी के बाद जे, सी, डी, ई, एफ, ई, एच, आई, उसके बाद जे। तो कितने अक्षर का अंतर है? 3 और 3 6, एक 7, 8वें नंबर पे आएगा। देख लीजिए इसी तरीके से सब किया गया है। आर के बाद 8वें नंबर पे जो आएगा वो हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि 44 82 जिस तरह से रिलेटेड है, उसी तरीके से 22 किस वर्ड से रिलेटेड है। देखिए 44 कैसे आया है, तो क्या किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, पहला लेटर है, याद रखेंगे 44 में 2 लेटर हैं। इसमें क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें 2 से भाग दिया गया है। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ये आ गया 82। उसी तरीके से 22 में 2 लेटर हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। तो क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब 81, तो 81 में क्या किया गया है दोस्तों? तो आप इसको ऐसे लिखिए, CUSHION, ठीक ना। और उसके बाद नीचे लिखिए क्या? SUCHNOI। देखो सी ये तीसरा स्थान पर गया, यू जस्ट के जस्ट पोजीशन पे है, ये तीसरे पे गया। फिर देखो एच को फिर वैसे ही रख दो, एन को क्रॉस कर दो, आई को क्रॉस कर दो और इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो 3 लेटर में पहले और तीसरे एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। बीच वाला वैसे ही रहता है, फिर बीच वाला वैसे ही रहता है, फिर लास्ट के 3 वर्ड बीच वाला वैसे ही रहेगा और लास्ट के क्रॉस हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 81 का आपका ऑप्शन बी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो। देखिए WFB, तो W के बाद F आता है, F के बाद B आता है ना। देखो W के बाद -3 करोगे तो क्या आएगा? T आएगा। आप ऐसे ऐसे देखो, ऐसे W में -3 करोगे तो T आएगा, T में -3 करोगे तो Q आएगा, ठीक है। तो W वाला -3 है। उसी तरीके से F के बाद G, G के बाद H। तो देखो F में 1 जोड़ोगे तो G आएगा, G में 1 जोड़ोगे तो H आएगा। तो ये 1 1 के हिसाब से चलता है। और जो थर्ड लेटर है यानी कि B, D और G, ये कैसे हुआ है? तो B में 2 जोड़ोगे तो D आएगा और D में 3 जोड़ोगे तो G आएगा। यानी कि ये बढ़ रहा है, 2 + 3 और अगला क्या आ जाएगा? +4। तो देखो जो Q में 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? 89 का B आ जाएगा इसका राइट आंसर। Q में 3 माइनस करोगे तो N आएगा और बीच वाला लेटर +1 जा रहा था तो H में एक और जोड़ोगे तो क्या आएगा? I आ जाएगा और G में 5 जोड़ना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। 4 जोड़ना होगा क्योंकि यहाँ 3 ही है, उसके बाद 4 ऐड होगा तो 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका B होगा। अब 90 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 90। तो फर्स्ट लेटर देख लो, A के बाद D आ रहा है, D के बाद G आ रहा है, G के बाद J आ रहा है। तो A के बाद D कब आएगा? तो सब में +3 3 करते जाओ। A के बाद 3, तो J के बाद 3 कौन सा आएगा? J H, J के बाद I J K, ठीक है। तो J के बाद आ जाएगा आपका, ये J है ना, तो J के बाद आएगा K L M। तो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। देखो M किस किस में है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसल आउट हो गया, बच गया ये और ये। उसके बाद Y के बाद देखो W आ रहा है, W के बाद U आ रहा है, U के बाद S आ रहा है। तो Y -2 करो तो WXY है ना, -2 -2 -2। तो S में -2 करोगे तो क्या आएगा? S में -2 करोगे तो Q आएगा। तो देखो ये दोनों अभी भी हैं। उसके बाद थर्ड लेटर पे चलते हैं। तो B के बाद E आया है, देख लो, B के बाद E आया है, E के बाद H आया है, A के बाद K आया है थर्ड लेटर पे। ध्यान से सुनना अगर इसमें गड़बड़ हो जा रहा है तो उस K के +3 करोगे तो N आएगा। अब देख लो N वाला यही है, राइट आंसर आपका B हो जाएगा। तो मैं फार्मूला बता देता हूँ। फर्स्ट लेटर जो है +3 के हिसाब से बढ़ रहा है, सेकेंड लेटर -2 के हिसाब से बढ़ रहा है और थर्ड लेटर +3 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आप ये पैटर्न बन रहा है। फिर 80 10 70 15 60, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा? देखो 80 में से 10 जाएगा तो 70 बचेगा, ठीक है। और 10 में 5 ऐड करोगे तो 15 आएगा। तो उसी तरीके से 70 में से 10 घटाओगे तो 60 आएगा और 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए? A होना चाहिए बस। अब है J1492 का। देखो J में 2 जोड़ोगे तो L आएगा यहाँ से और 14 में जोड़ोगे तो 16 आएगा। L में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? LMN आएगा। तो ऐसे ही हो गया राइट आंसर आपका B। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, 4 18 100 180 294 448 है। तो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? वाट की जगह, इसकी जगह क्या होना चाहिए? देखो पहला जो आया है वो आया है 2 के क्यूब में से 2 के स्क्वायर को घटा दो। तो 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आ गया। अब 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर घटाओ, यानी कि 27 में से आप क्या घटा रहे हो? 9 घटा रहे हो, तो क्या आ जाएगा? 18। फिर 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटा दो, तो 4 के क्यूब आ जाएगा 64 में से 16 घटाओगे तो क्या आएगा? 48। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 94 है। तो ध्यान देना कि 32 + 32 ऐड करोगे तो 64 आएगा और 8 × 8 करोगे तो भी 64 आएगा। तो 32 × 32 और 8 × 8 तो भी आपका 64 आएगा, ठीक है ना। आपको इसकी जगह रखना है। एक पैटर्न बन गया आपका। फिर देखो 9 और 31 इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 40 और 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब
पहला क्या था, इन दोनों को ऐड करोगे और 8 गुने 8 करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे 5 गुने 8 करोगे, आ जाएगा। और फिर इन दोनों को ऐड करोगे 26 और 30, तो 56 आएगा। तो 56 कब आएगा? 8 में क्या मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है ना? 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 7 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए जो विषम हो। एटो देखो, घाटी, सागर, टावर, पर्वत, तो ये सब नेचुरल हैं, ये नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका बहुत आसान है। बकरी, पिल्ला, गाय, भैंस, पिल्ला बच्चा है, बाकी सब बड़े बड़े हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। रैट, आउट, बेड, लॉट, 84। देखो, सब में एक एक क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसमें 2 वॉवेल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 96, बर्बाद 96 होता है, 15 8 है 20 से होता है, और 16 8 है 128 होता है, 13 8 नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडिगो, पीला, नारंगी, गुलाबी, तो 86 का नारंगी को छोड़ करके, नारंगी नहीं गुलाबी को छोड़ करके सभी इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं, लेकिन गुलाबी दिखाई नहीं पड़ता है। सही आंसर डी हो जाएगा। अब वो लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। देखो क्या कर रहा है कि 14 में 2 से भाग दे करके ना 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बरसते चौर के हो गए 84। तो इसमें भी 2 से भाग दे को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो होती है 27। अब यहाँ से 2 से भाग दे दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 66 आ जाएगा। तो देखो 11 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 होना चाहिए, तब ना 6 आएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ से रीजनिंग जो है, हालांकि रीजनिंग तो पहले से ही शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको सोचने वाले रीजनिंग आएंगे। अब क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क्स की जगह आएगा। तो 10 13 19 31 और 103। देखिए बहुत ही सिंपल है। 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा। 13 में आपको क्या देखा, 3 जोड़ रहे हैं प्लस 6 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 13 में कितना जोड़ दिए आप, 6 जोड़े। देखिए यहाँ पर जोड़ा गया +3, यहाँ पर जोड़ा गया 10 में 3 + 6, ठीक है। फिर 10 में क्या जोड़ेंगे, 3 + 6 + 12, मतलब दुगना जोड़ते जाएंगे, तब आ जाएगा 31। फिर 10 में क्या जोड़ेंगे, 3 + 6 + 12 + 24 जोड़ेंगे, तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर करोगे तो आप यहाँ राइट आंसर सी आएगा, 55 आएगा यहाँ। इन सबको जोड़ो 10 में। क्वेश्चन नंबर 97। देखो 132 156, फिर बीच में खाली जगह है 210 240 और 272। देखियो ये क्या है, 132 तो 11 गुने 12 है, 156 क्या है तो 12 गुने 13 है, तो अगला क्या हो गया 13 गुना 14 हो जाएगा। तो 13 में 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर क्या आएगा, 182। आगे बढ़ेंगे। 2 4 12 48 और 240 है। तो देखो 2 के बाद 4 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करने के 12 आता है, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, 48 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा, और 240 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 1440। सही आंसर बी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, कैट्रोलाइसिस, ओलिसिस, कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। 99 क्वेश्चन नंबर है, तो ध्यान देना, पहले ई यहाँ था, उसके बाद वर्ड देखना, ई के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, अब आ गया क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, ई को क्या कर दिए, हटा दिए। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस एक वर्ड है, ये पूरा लिखा हुआ है, उसके बाद में क्या आ गया इलेक्ट्रो, ई हट गया, उसके बाद क्या आ गया ई एल, ई को हटाया गया, पहले ई को हटाया गया, फिर
इसमें ई को हटाया गया, इसमें किसको हटाया गया, तो ई एल ई को हटाया गया, और इसमें किसको हटाया गया, तो ओ ई एल ई टी आर को हटाया गया। तो अगली बार में क्या हटाओगे ना, 1 3 5, अगली बार में 7 लेटर को हटाओगे, तो 7 लेटर को हटाओगे तो क्या बचेगा, एस आई एस, 7 लेटर को बढ़ाओगे तो केवल आई एस बचेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़का और लड़की के बीच का संबंध क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई बहुत ही आसान है, कई बार पूछा गया है ये। कहता कि यदि एम एन का भाई है, बी एन का भाई है और एम डी का भाई है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो ये इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर 101 का सी हो जाएगा, एम बी का भाई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ेंगे। तो एक निश्चित भाषा में कोड में यदि ये लिखा हुआ है, अगर इसको ये लिखते हो तो उसी भाषा में एंगल को आप क्या लिख सकते हो, तो 102 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, डी लिख सकते हो। देखो बी के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो आप देख लो कि बी के बाद आर कौन से नंबर पे है, उसी तरीके से ए के बाद देख लो कौन सा नंबर आएगा। एक निश्चित कोड में सॉवर को अगर ऐसा लिख सकते हैं तो उसी कोड में लोटस को आप क्या लिख सकते हो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एस, एस के बाद क्या आया है, आर, कितना है -1, ओ के बाद एन, एम एन ओ -1, तो -1 करते जाओ, तो इसमें भी हर लेटर में -1 करो और जो लेटर आएगा लिखते जाओ। तो 103 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। -1 करना है तो एल के पहले के, ओ के पहले एन, टी के पहले एस, यू के पहले टी और एस के पहले आर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इतने को हम पे से लिखते हैं तो इतने को क्या लिखेंगे, 104 का, देखो तो पी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, 16, प्लेस है, ई का प्लेस है 5वां, ए का प्लेस है 1, सी का प्लेस है 3 और ई का प्लेस है 5। तो अब 12वें नंबर पे कौन आता है, देख लो एल आता है, 15वें नंबर पे कौन आता है, ओ आता है, 22वें नंबर पे वी आता है। राइट आंसर आपका ई लव हो जाएगा, और ई आता है 5वें नंबर पे। ठीक है, यानी कि सबकी प्लेस वैल्यूज दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक निश्चित कूट भाषा में 458 को सी इज गुड लिखा जा सकता है, 742 को दैट इज काउ लिखा जाता है और 841 को गुड इज बैड लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बैड को कौन नंबर आप देंगे। ध्यान से देखो, तीन तीन ले इसमें वर्ड्स हैं, है ना, 3 3 डिजिट हैं, तो वर्ड को डिजिट। अब ध्यान से देखो कौन सा वर्ड है जो सब में है, देखिए ईज सब में है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखो कौन सा डिजिट सब में है, तो 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, देखो 4 सब में है, तो ईज किसके लिए हो गया, 4 के लिए हो। ठीक है, अब देखो गुड यहाँ है और गुड यहाँ भी है, तो ऐसा नंबर ढूंढो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो लेकिन इसमें ना हो, तो वो कौन सा है, 8 है, तो 8 के लिए क्या हो गया, गुड हो गया। अब एक बच गया बैड, तो बैड कहाँ पर है, सिर्फ इसी में है, तो इसी में है, वो नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। सही आंसर 105 का सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ेंगे। तो कहता है कि एक निश्चित कोड में अगर आप किसी लेटर को इस तरीके से लिख रहे हो तो इस वर्ड को इसी प्रकार की भाषा में कैसे लिख सकते हो। ठीक है, देखो एल के लिए 3 इस्तेमाल किया गया है, ए के लिए 1 इस्तेमाल किया गया है, आर के लिए 9 इस्तेमाल किया गया है, वी के लिए 4, फिर ए के लिए 1 और ई के लिए 5। ठीक है, आप ए बी सी डी एक साथ लिख लो और उनका आप कैसे लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ। ए से लेके आई तक लिखोगे, फिर यहाँ से लिखोगे जे से यहाँ, तो जे के एल, एल को तीसरा नंबर मिल गया ना, और इसके नीचे फिर क्या लिखोगे, एस लिखोगे ऐसे करके, तो ये एक लेटर पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इसके आधार पे ये आपको बनाया गया है। ठीक, तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका।
इस तरीके से लिखोगे तो देखो आई कितने नंबर पे जाएगा, तो देखो लास्ट में, तो ये 9 लेटर तक है, 9 लेटर को सजाया गया है, ए से लेकर आई तक 9 लेटर, फिर जे से लेकर के आर तक 9 लेटर, और फिर एस से लेकर के जेड तक 8 लेटर, ठीक है ना। तो 9 9 18 8 26 लेटर हो जाएगा। तो पहले 2 लाइन में 9 लेटर और तीसरी लाइन में 8 लेटर ये लिखा गया है, और उसके अनुसार आप देख लीजिए कि पहले दूसरे तीसरे पे कौन आता है, और उसके अनुसार आप यहाँ सजा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई आकृति में वर्ग डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिकोण महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त सर्जन का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर और सर्जन दोनों किस हिस्से के द्वारा दिखाया गया है? तो 107 का बी हो जाएगा राइट आंसर, टी के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान से देखना, कहता है कि त्रिकोण महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ये त्रिकोण महिलाएं हैं। वृत्त सर्जन का प्रतिनिधित्व करता है, तो सर्जन महिलाएं भी तो हो सकती है ना, ठीक है, इसीलिए जो कुछ पार्ट है वो इसमें भी आ जाता है। अब कहता है कि त्रिकोण महिलाओं का है, वर्ग डॉक्टर का है, ठीक है, तो जो डॉक्टर है वो महिला भी हो सकते हैं और सर्जन भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है, डॉक्टर और सर्जन दोनों कहाँ आएंगे, तो देखो इस वाले रीजन में आएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, अक्षरों के संयोजन का चयन करें, यदि दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरार्थ में क्रमिक रूप से रखा जाए तो श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखो टी एस एम एम आएगा यहाँ, एन फिर आ जाएगा आपका टी एस, इसका राइट आंसर आपका ये आएगा। तो एन आएगा यहाँ पर, एम एन, फिर यहाँ एस आएगा, फिर यहाँ टी आएगा, फिर आपका यहाँ एन आएगा। तो एक बार ध्यान से इसको फिर से मिला लो, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पर एम एन आएगा, ठीक है ना, एम एम एन एन हो गया, फिर क्या आएगा यहाँ एस एस एम एम, फिर आएगा यहाँ क्या एन एन एस, फिर आ जाएगा यहाँ क्या टी टी एम एम एन एन। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 108 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आप मिला लीजिए, बहुत ही आसान है। 110वें क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डी। क्या पूछता है, एक घन की स्थिति से नीचे दिखाया गया है, एक घन की स्थिति से नीचे दिखाया गया है, ए के विपरीत चेहरे पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए द लेटर्स ऑफ द एडजेसेंट फेसेज टू द फेस विद लेटर ए आर बी एफ सी एंड ई, हेंस डी इज द लेटर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस विद लेटर ए। तो ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 112, ट्रैवलर बस और ट्रेन। तो देखो ट्रैवलर कहाँ हो सकते हैं, बस में भी हो सकते हैं, ट्रेन में भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रेन और बस तो दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो इस चीज़ को कौन सा फिगर एग्जैक्टली दिखा रहा है, तो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। देखो ट्रैवलर क्या हो सकते हैं, वो बस में भी हो सकते हैं, ट्रेन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेन मार लो, ये ट्रैवलर है, ये बस है। तो ट्रेन के ट्रैवलर भी हो सकते हैं, और ट्रैवलर पैदल भी तो हो सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि सब लोग इसी में होते हैं। तो आप बीच वाले को ट्रैवलर मान लो, कुछ ट्रैवलर ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ ट्रैवलर बस से जा रहे हैं। तो सही स्थिति आपका ये दिखा रहा है। 112 में ऑथर, एडवोकेट और सिंगर। तो देखो तीनों प्रोफेशन बिल्कुल अलग अलग है, ऑथर अलग होते हैं, एडवोकेट अलग होते हैं, सिंगल अलग होते हैं, कोई मिलान नहीं है। राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जब दर्पण को ए बी पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई है जो आकृति दर्पण के प्रतिबिंब में दिखाई देगा। तो जस्ट ठीक उल्टा हो जाएगा। देखो ऊपर रहेगा, फिर नीचे इधर हो जाएगा आपका ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे। तो ऑप्शन आपका इसका 113 का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 117 देख लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 उत्तर आकृतियों में से किस प्रश्न आकृति को दिए गए टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो ये है आपका
इसको बना सकते हैं किसके टुकड़ों से? तो 117 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी। इसके टुकड़ों से आप देखो यहाँ से, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान से दिख रहा है आपको आंसर इसमें। अब इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। 114 क्वेश्चन नंबर, तो देखो क्या है इस पे, चलो तो ये है आपका छोटा वाला, फिर नीचे बड़ा वाला, रिवर्स हो जाता है, नीचे आ जाता है छोटा वाला, बड़ा वाला ऊपर जाता है, गोला भी उल्टा हो जाता है, और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कितना डायरेक्शन चेंज होता है? तो पहले ऐसे था, अब ऐसे हो जाता है, ठीक ना। और फिर क्या होता है, ये आपका रोटेट हुआ ऐसे, और फिर से पहले वाली स्थिति में आ जाता है। ये आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पहले वाली स्थिति में है, बट जो छोटी लाइन थी वो नीचे हो गई है, बड़ी लाइन ऊपर हो गई है, और डॉट भी ऊपर हो गया है, ठीक ना। इसी तरीके से आप इसको भी ध्यान से देखो, ठीक। और इस तरीके से देखो, इसमें 3 डॉट हैं, ध्यान रखना इसमें 3 डॉट हैं, और एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर छोटा वाला ऊपर है, यहाँ छोटा वाला नीचे है, तो अगेन छोटा वाला क्या होगा, ऊपर होगा, और डॉट जो होंगे इस डायरेक्शन में होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 114 का राइट आंसर डी हो जाएगा। छोटा वाला नीचे होगा, आप ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है कि ये वाली आकृति किस में है, प्रश्न चित्र है ये, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 ये है, तो यहाँ के स्थान पे क्या आएगा, तो देखो ये आ जाएगा, ये तो बड़ी सिंपल है, आप ऐसे कर दो। देखो ये किस में है, डी है आपका 115 का। 115 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नहीं बी होगा, क्योंकि ये क्रॉस कर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। तो 116 में क्या होगा, देखो ध्यान से, तो पहले आप ऐसे करो, इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो ऐसे, फिर इसको ऐसे मिलाओ, और फिर इसको ऐसे मिलाओ, और फिर इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो देखो क्या बना, ये बनेगा आपका ये वाला 116 का डी बनेगा। 119 कहता है कि लिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 है, तो 14 को 18 से रिप्लेस कर दीजिए और प्लस की जगह गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 16 गुने 16 प्लस प्लस और मल्टीप्लिकेशन को करना है, और 14 और 18 को करना है, प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 कर दो, माइनस 14 की जगह 18 कर दो, और भागा ही रहने दो, ठीक है ना। तो पहले भाग दोगे तो क्या आएगा, 16 प्लस 14 मल्टीप्लाइड 2 माइनस, भाग दोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब 16 प्लस 14 दूना क्या हो जाएगा, 28 माइनस 6, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 28 और 16 कितने होते हैं, 44 में से 6 घटाओगे क्या आएगा, 38, ठीक है ना। तो क्या को करना होगा आपको, मल्टीप्लीड इसको करना होगा, राइट आंसर आपका 119 का सी हो जाएगा। 14 18 को रिप्लेस करो, प्लस और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करो। इसमें पूछता है कि कितने त्रिभुज हैं, तो सबको आप गिन सकते हो, इसमें 28 त्रिभुज आएंगे आपको, नाम दे दो सबको। सबसे आसान तरीका यही होता है, गिन लो नाम दे करके। सुबह में एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के दाईं ओर पड़ती है, और एक एक्स का मुख जो है वो किस दिशा में है।
y की छाया x के दाईं ओर पड़ती है, तो पूछता है कि x का मुख जो है वो किस ओर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, दक्षिण दिशा में है। निम्नलिखित में से श्रृंखला में केवल एक गलत है, गलत संख्या ज्ञात करिए। तो देखो 1 गुणे 7 करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 गुणे 6 करोगे तो 42 आ जाएगा, और 42 गुणे 5 करोगे तो मतलब एक एक घटता जाता है। 1 गुणे 7, 7 गुणे 6, फिर क्या आ जाएगा 42, ये 42 आएगा, तो 42 गुणे 5, फिर मल्टीप्लाई करो और फिर 4 से मल्टीप्लाई करो जितना आएगा, फिर जितना आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इसमें गलत क्या आएगा, तो 42 गुणे 5 करोगे तो 210 आएगा, 220 नहीं आएगा, तो ये गलत है आपका। 122 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भाग्य बहादुरों का साथ देता है, निष्कर्ष क्या है कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 123 का। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 124 का आंसर है, मैं आंसर बता देता हूँ, आप निष्कर्ष कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों अनुसरण करेंगे। अब इसमें मैट्रिक्स वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 125। कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द का उल्लेख केवल संख्याओं के समूह के द्वारा किया गया है, जैसा कि किसी एक विकल्प में दिखाया गया है। विकल्पों में संख्या समूहों का उल्लेख अक्षरों के 2 वर्गों के द्वारा किया गया है, जैसा कि नीचे दिए गए मैट्रिक्स में दिखाया गया है। मैट्रिक्स 1 में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या 0 से 4 है, मैट्रिक्स 2 में 5 से 9 है। संख्या का उपयोग करके एक पत्र को परिभाषित किया जा सकता है, पंक्ति का और फिर नंबर। जैसे के को 00, 24, 32 आदि द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। एल को 57, 68, 89 के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो म्यूट का आपको कोड खोजना है। ठीक है दोस्तों, 125 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा म्यूट का। एम का 66, यू का 03, टी का 20 और ई का फिर हो जाएगा 95। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ए किसी काम को बी से दुगुना तथा सी से 4 गुना क्षमता से करता है, तीनों मिलकर उस काम को 56 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला उस काम को ए कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, बड़ा ही सिंपल है। क्षमता निकालना है तो ए इज टू बी इज टू सी करिए। तो 4 गुना है, 2 गुना है और 1 गुना है। ठीक है, बी से दुगुना करता है और सी से 4 गुना करता है ए। तो ए उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए बराबर हो जाएगा, सबको आप ऐड कर दीजिए, 4 + 2 + 1 * टोटल सब मिलके कितने दिनों में करते हैं, 56 दिन में। ठीक है, और ए का क्षमता कितना है, 4 कर लो, तो ये आ जाएगा कितना, 98 दिन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 6 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग नल ए के द्वारा कितने समय में भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा 11 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2 रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई क्रमशः 190 मीटर और 210 मीटर है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। वे एक दूसरे से मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, d1 + d2 बटे v1 + v2। जितना डिस्टेंस है और जितना आप ऐड कर लीजिए दोनों को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 190 + 120 * स्पीड। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करोगे किससे, 72 + 108। ठीक है, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 18 से, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 से। ठीक है ना, 5/18 या 18/5 से सेकंड में आंसर लाना है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 8 सेकेंड आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो। एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज क्रमशः 240 एवं 200 रुपया है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेट परसेंट बराबर CI माइनस SI। क्या होता है, रेट परसेंट बराबर CI माइनस SI डिवाइडेड बाई क्या होता है, हाफ इंटू SI। इसको सॉल्व करो, इंटू 100 सॉल्व करोगे तो 40% आएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 130। एक दुकानदार के पास 160 थैले गेहूं एवं कुछ थैले 10% लाभ और शेष 20% लाभ पर बेचता है। इन 160 थैलों को बेचने पर कुल
लाभ जो है 18% है, तो 20% लाभ के साथ वह कितने थैले बेचता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 128। ठीक है, देखो क्या है 18%, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम, मिलता है 10% और 20%। ठीक है, बाद में क्या होता है 2% और डिफरेंस कितना आएगा? 20% में से 18% घटा 2% आएगा, और फिर 18 में से 10 घटाओगे तो 8% आएगा। ठीक है, यानी कि 1:4 का रेशियो बन रहा है, यानी कि x है तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा? यानी कि 1x यानी कि x प्लस 4x बराबर क्या आएगा 5x, है कितना टोटल 160। x बराबर क्या आ गया 32, और 4x से मल्टीप्लाई करना है तो 128। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 131। तो 131 का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। 132 का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। 4 बत्तियां दी हुई हैं, कितने सेकंड के अंतराल पर जलती है? अगर चारों बत्तियां एक साथ 11 बजे जलती हैं तो पहले एक साथ कब जली थी? तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लोगे तो 3 मिनट आएगा, यानी कि प्रत्येक 2 मिनट बाद सभी बत्तियां जल उठती हैं, तो 11 बजे 3 मिनट पहले ये जली होंगी, यानी कि 10:57 पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जी। अब 134 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 5% लाभ भेजने पर 5% हानि होती है, 150 रुपये अधिक कमाता है, तो उस व्यक्ति ने वस्तु कितने में खरीदी थी? तो देखो 5 + 5% करोगे तो कितना आएगा? 5% प्लस 5% कितना कमाया है? 150 रुपये अधिक कमाया है, यानी कि 10% बराबर कितने के बराबर है? 150 के, यानी कि 1% कितने के बराबर है? 15 का, यानी कि 100% कितने के बराबर है? 1500 का। ठीक है, 100% कितने के बराबर? 1500 का। क्या आंसर हो गया राइट आंसर? 1500 बी। अगर एक किताब को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? तो निकाल लीजिए, बड़ा सिंपल है ये। 135 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, 22.2/1 136 ए एवं बी का मासिक आय अनुपात 6:5 है और उसका मासिक व्यय 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 550 रुपये की बचत करता है तो ए की मासिक आय क्या होगी? तो देखो, आय का अनुपात कितना है? 6:5 है। ठीक है, व्यय का अनुपात कितना है? 4:3 है, यानी कि बचत कितना हुआ? 2, यानी कि 2 बराबर कितना है? 550। इसका मतलब है कि 1 बराबर कितना आ गया? 275। तो ए की आय कितना आ गया? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 6 ही है ना शेयरिंग? 1 बराबर 275, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना 1650 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है। ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। 137 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक्स मान करके आप बना लीजिए। 138 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर के 1000 से भाग दे दो, उसमें 138 का डी हो जाएगा ये। इन तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो 1000 होता है, 1000 में एलसीएम से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा 40। तो 120 में से जो एलसीएम आया है 40 घटा दो और 1000 में जोड़ दो। ठीक है, तो और फिर संख्या निकालना है, तो संख्या 1080 आएगा, 1080 में 9 अगेन जोड़ दो, तो वो आ जाएगा 1089। क्या करना है? एलसीएम लो पहले, तो 120 आएगा। ठीक है, 120 से 1000 में भाग दोगे तो रिमाइंडर 40 आएगा। तो करना क्या है? 120 में से 40 को घटा देना है। कितना आएगा? 120 में से 40 घटाओगे तो 80। तो 1080 हो जाएगा, 1000 में आपको ऐड कर देना है और फिर इसमें 9 ऐड कर देना है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 139।
तो इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 140, इसका राइट आंसर बी है आपका। A141 का राइट आंसर सी हो जाएगा और 142 का राइट आंसर आपका सी है। तो दूध की मात्रा निकालना हो तो क्या करते हैं, 1 - 9 का पावर n और डिवाइडेड बाय टोटल, ये पूरे का होगा पावर n, ठीक है ना। तो क्या है, 80 इंटू 1 - 8/80 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 64.8 लीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में पूछता है आपका, 143 क्वेश्चन नंबर है। तो ये तो आप एलसीएम सबको बराबर कर लो नीचे वाला और फिर देख लो किसकी वैल्यू कम आ रही है। ऊपर के हिसाब से जिसकी कम होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो ऊपर वाला ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। 143 का राइट आंसर डी आ जाएगा। 144 का राइट आंसर भी आपका डी ही है। 145, तो दोस्तों अब जो आप कर सकते हो, मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किसी क्वेश्चन को अगर दिक्कत होती हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। 145 का राइट आंसर डी हो जाएगा। वैसे बहुत सब आसान है, आपने 9वीं 10वीं में बहुत ही अच्छी तरीके से इन सबको पढ़ा होगा। 146 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखो मान लो धारा की गति v है, v किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा, 9 + v बराबर 9 - v इंटू 3, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो v बराबर 4.5 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 147। तो 147 2 साल बाद जनसंख्या निकालना है तो आप जानते ही हो 9720 आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 9000 इंटू 120/100 इंटू, फिर अगले साल 10% की कमी आती है तो 19/100, इसको सॉल्व कर लो। 148 का राइट आंसर है। अंकित मूल मान लो 100 रुपये है, तो x का 84/100 इंटू 100/112, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 1200 x के बराबर होना चाहिए। ये मैं 149 का बता रहा हूँ दोस्तों, ये इसमें चला गया, 149 का है। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1600 रुपये। और 148 का जो है वो इसका बहुत है, मान लो कि भिन्न x/y है, तो x इंटू 140 डिवाइडेड बाई y इंटू 150 बराबर कितना, 7/30। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 आएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। और 150 कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो और उसे 15, 24, 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 और 9 शेष बचे। तो देखो पहले तो 15, 24 और 32 का एलसीएम निकालो इन तीनों का, तो 480 आएगा, ठीक है। अब 480 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2400 आएगा, ठीक है। अब 15 में से 2 घटाओ, 24 में से 11 घटाओ और 32 में से 19 घटाओ, देखो सब में 13 13 आएगा, और तो जो संख्या आएगी वो इसमें से 13 माइनस कर दो, यानी कि 2387। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा इम्तहान आईएएस का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।